बहुत कुछ सिखाती है जिंदगी सफर के अनजाने में। जो किताबों में दर्ज नहीं वो सबक मिलते हैं जमाने में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं अनामिका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे आज के खास कार्यक्रम में। देखिए, जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हम बहुत समय के बाद समझ पाते हैं और उसकी ज़रूरतें जो होती है वो हमें आए दिन पड़ती रहती हैं, जिनमें से एक है बैंक। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है बैंक को अच्छे तरीके से समझना। और आज की हमारी जो ज़िंदगी है इसमें बैंक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये तो हम सब जानते हैं कि बैंक एक फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम पैसे का लेन देन करते हैं। अपनी जो सेविंग्स होती है उसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बैंक में जमा करते हैं और अकॉर्डिंग टू नीड उसको टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। लेकिन बैंक के कई ऐसे पहलू हैं जो अभी भी हम आम जनता से अनछुए हैं, जिसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आरबीआई नॉमिनी डायरेक्टर मनोज कुमार वर्मा। साथ ही साथ आपको बता दें कि एक्स रीजनल डायरेक्टर भी रह चुके हैं आरबीआई के बिहार झारखंड के मनोज कुमार वर्मा। मनोज जी, आज आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक जो बेसिक सा सवाल होता है मनोज जी, जो बैंक में कोई भी इंसान खाता खुलवाने जाता है, अकाउंट खुलवाने जाता है, तो वो ये जानना चाहता है कि इज़ द बैंक सिक्योर, कितना सेफ है बैंक में पैसा जमा करना, ये आपसे जानना चाहूँगी। जहाँ तक पैसे को संचय करने का माध्यम है, बैंक सबसे ही सुरक्षित माध्यम है और इसीलिए हम घर में पैसा न रख के बैंकों में पैसा रखते हैं कि वहाँ पर वो सुरक्षित भी रहता है और वो पैसा ग्रो भी करता है। सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, कुछ बैंक तो हैं जो भारत सरकार के स्वामित्व में हैं, जिनको हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और बाकी जो रिमेनिंग बैंक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उन बैंकों में पैसा रखना सुरक्षित नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूँ, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आज के डेट में जितने भी खाता धारक हैं जिन्होंने पैसा बैंक में रखा है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। अगर बैंक कल को डूब भी जाता है तो आपका 5 लाख रुपया तक का बैंक में जो है वो आपको बिल्कुल मिलेगा। खैर, इससे भी अलग, चूँकि कोई कहेगा कि 5 लाख रुपया तो बहुत कम हो गए, हमारा ज़्यादा है, तो किसी भी बैंक को सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक छोड़कर आप पिछले 40 साल के इतिहास में देखिए, आज तक कोई बैंक फेल नहीं हुआ है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो। रिसेंटली मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा येस बैंक का। येस बैंक जो एक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन है, उसमें भी काफ़ी परेशानियां आ गई थी, लेकिन उसमें भी भारत सरकार, रिजर्व बैंक ने काफ़ी कड़े कदम उठाए और वहाँ पर नए मैनेजमेंट को लाया गया, नए बोर्ड को लाया गया और फिर बैंक अच्छे रास्ते पर चल पड़ा है। तो कहने का मतलब, बैंक इतना इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है कि हिंदुस्तान में कभी भी बैंक को फेल नहीं करने दिया जा सकता है, और जब बैंक फेल नहीं होगा तो आपका पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है बैंक में। तो चलिए, बैंक तो बिल्कुल सिक्योर है, जैसा कि सर ने बताया, मनोज जी ने बताया कि बैंक में आपके पैसे जो हैं, और पिछले 40 साल की हिस्ट्री में इन्होंने ये बताया कि कहीं भी कोई भी बैंक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो फेल नहीं हुआ है। तो आप भी इसको लेकर के बिल्कुल सुरक्षित रहिए। दूसरा जो अहम सवाल है, ये सवाल ये है कि बैंक कितने टाइप का होता है। मनोज जी, बहुत बेसिक सा सवाल है जो आपसे मैं पूछ रही हूँ कि कितने टाइप का होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है उसकी जानकारी होनी पब्लिक को बहुत ज़रूरी होती है। तो ये जो सवाल है कि बैंक कितने टाइप का होता है, ये बता दीजिए। बैंक को अगर ओनरशिप के बेसिस पर देखा जाए तो बैंक के 2 प्रकार हुए। एक हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक, दूसरा हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक का मतलब जिसमें 50% से ज़्यादा स्टेक जो है प्राइवेट लोगों का हो, और पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें 50% से ज़्यादा स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो, तो उसको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है फंक्शनल क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। उसके हिसाब से जैसे आज पेमेंट बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, तो सबका कार्य अलग अलग है, इसके कारण इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जैसे कमर्शियल बैंक एक कैटेगरी हो गया जो उसको हर तरह के काम करने की आज़ादी उसको मिली हुई है। रीजनल रूरल बैंक भी एक तरह की कैटेगरी का है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लाइंटेल के लिए है, जो गांव में लोग जो रहते हैं या सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं, उसका कार्य क्षेत्र वहीं तक है। एक लोकल एरिया बैंक भी है, वो सिर्फ 2-3 डिस्ट्रिक्ट वही देखता है, ठीक है। अभी पेमेंट बैंक जो नया इंस्टीट्यूशन बना है पिछले 4-5 सालों में, वो लोन नहीं दे सकता है। उसका काम है सिर्फ एक डिपॉजिट लेना और रेमिटेंस देना, जैसे आप यहाँ से पैसे कहीं भेजना चाहते हैं। एक और नया बैंक खुला है, इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं।
अब वो भी कमर्शियल बैंक है, लेकिन वो बड़े लोगों को लोन नहीं दे सकता है। वो सिर्फ छोटे मध्यम जो वर्ग के जो व्यवसायी हैं उन्हीं के लिए वो लोन को बैंक को बनाया गया है, क्योंकि ये देखा गया कि छोटे जो व्यवसायी हैं उनको बड़े बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाती है। तो ऐसा एक्सक्लूसिव एक इंस्टीट्यूशन हो जो इन्हीं की मांग को समझ के और इनके अनुसार काम करे। तो इस तरह से आप देखिए तो कई तरह के बैंक, जहाँ तक फंक्शनल क्लासिफिकेशन बहुत तरह का हो गया। तो बहुत अच्छी बात बताई कि जो कहते हैं कि फंक्शनल बैंक्स भी अलग अलग होते हैं, कि अपने फंक्शंस पे भी हम बैंक को क्लासिफाइड करते हैं। तो एक सर ये सवाल है कि जैसे बहुत बड़े लोगों को तो लोन मिलना आसान हो जाता है, वो बड़े बड़े तरह के बिजनेस खोल लेते हैं, आसान होता है। लेकिन आज के डेट में ऐसा देखा जा रहा है कि जो मीडियम क्लास भी है, हाई मीडियम क्लास के भी जो लोग हैं, वो लोग भी अपना बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं, लेकिन उनको लोन लेने में तकलीफ होती है। तो आपने जैसा बताया कि वो सिर्फ मीडियम क्लास के लोग को, लो क्लास के लोगों को देना चाहेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोन देने में बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस पार करना पड़ता है, हमें क्रॉस करना पड़ता है, तो उसमें कभी कभी पब्लिक परेशान हो जाती है। तो क्या स्मूथ तरीका क्या हो सकता है सर लोन लेने का, अगर आप अपना कोई बिजनेस सेटअप लगाना चाहते हैं तो? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से सभी बैंकों को निर्देश है कि उनको जनता के बीच जाकर उनकी बातें सुननी है, उनकी आवश्यकता को समझना है और आवश्यकता के हिसाब से उनको आर्थिक सहायता देनी है, जिसको हम लोग आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं। और बड़े बड़े अधिकारी, मैं बता रहा हूँ कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर बिहार के बहुत ही रिमोट एरिया के गांव में गए हैं, लोगों से मिले हैं और उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक नए तरह का बैंक भी बनाया गया है, क्योंकि लोग समझते हैं कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा आदमी कैसे पहुँचेगा वहाँ पर। उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक कहते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो सिर्फ छोटे लोगों के जो उद्यमी हैं, MSME जिसको कहते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्हीं को लोन दे सकता है। बड़े उद्यमियों को लोन देने का उसका कार्यक्षेत्र नहीं है। दूसरी तरफ इस तरह की प्रोग्राम चलाएंगे जिसको हम लोग RCT इंस्टीट्यूशन कहते हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या RUTCT, रूरल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, 7th पास हैं, 8th पास हैं, इनको मुफ्त में जो है प्रशिक्षण दिया जाता है और इनको इस लायक बनाया जाता है कि ये कुछ अपना काम कर सकें, जैसे इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग का काम, मोबाइल रिपेयर का काम, औरतों के लिए जैसे सुइंग का, सिलाई मशीन का काम, या फिर जो सैलून होते हैं, ब्यूटी सैलून, उसका काम। और जब ये 3 महीने का प्रशिक्षण, ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ पैसे नहीं लेते हैं। ये राज्य सरकार और बैंक मिलकर इस तरह के इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। और जैसे ही इनका प्रशिक्षण पूरा होता है, बैंक के साथ टाई अप है, आप जाइए और उनसे लोन लीजिए और लोन लेके अपना कार्यक्रम शुरू कीजिए। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। कभी कभी जानकारी के अभाव में लोग समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या क्या बैंकों से मिल सकता है। तो ये एक फिनेंशियल लिटरेसी या फिनेंशियल एजुकेशन का भी काम बैंकों को दिया गया है। और ख़ासकर गांव में हम लोग रिजर्व बैंक का इंस्ट्रक्शन है कि हर महीने में हर ब्रांच को एक फिनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करना है, जहाँ सब लोगों को बुलाना है और उनको बताना है कि बैंक से उनको क्या सुविधाएं मिल सकती हैं। तो मेरा यही आह्वान है कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जुड़े, बैंक के वेबसाइट पर जाएं। और ऐसा नहीं समझें कि बैंक का वेबसाइट जो इंग्लिश में हो, वो कई भाषाओं में, हिंदी में भी है। और बैंक के जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं उस सभी उस बैंक के वेबसाइट पर हैं। और वहाँ पर सब दिया, आपको एजुकेशन लोन चाहिए तो उसके बारे में जानकारी है, मोटर लोन चाहिए उसके बारे में जानकारी है, आपको नॉर्मल लोन अगर बिज़नेस के लेना है, हाउसिंग लोन लेना है, हर चीज़ के बारे में वहाँ प्रोडक्ट की जानकारी है। और उसमें कहीं कोई अगर संशय है तो किसी भी नियरेस्ट जो शाखा है बैंक की, वहाँ जाके इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। फिर वो लीड बैंक एक स्कीम है, उसका भी काम है बैंकों के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का। ऊपर लेवल में स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है। तो काफ़ी इस तरह के कार्यक्रम बने हुए हैं जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके। और ये एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है। ये मैं कहूँ कि आज के डेट में सब वो समाप्त हो गया है और सब लोग जागरूक हो गए, तो ये कहना बड़ा अतिशयोक्ति होगी। तो ये कार्यक्रम चल रहा है और हर जगह देखिएगा कि लोगों को जागृत करने की, बैंकों से जोड़ने की और फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि उनका भी भला हो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक में आएंगे तो राष्ट्र का भी भला हो, GDP बढ़ेगा, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा। और आज हम हमको जो कहते हैं कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ 5 ट्रिलियन इकॉनमी और पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी बन गई है।
तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी अच्छी बात सर ने बताई कि पूरे विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हमारी भारत की बन चुकी है। और भारत में देखिए बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से हमें सरकार की तरफ से अपना उद्योग खोलने के लिए, अपना बिजनेस खोलने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन ज़रूरत है अवेयरनेस की, बैंकों से ज़्यादा जुड़ने की। तो सर एक और सवाल यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी। आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी कि सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन एक बहुत ही कॉमन सा सवाल जो कोई भी एक आम पब्लिक जानना चाहेगी, मिडिल क्लास फैमिली की, कि अगर उससे कोई भी उद्योग खोलना है, कोई स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, तो कैसे वो शुरुआत कर सकती है, बैंक क्या मदद कर सकती है उसके लिए? इस तरह के जैसा आपने प्रश्न किया, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम MSME सेक्टर। ठीक है, सबसे छोटे जैसे कोई चाय की टपरी बनाता है, या कोई कारपेंटर है, या कोई लोहार है, छोटे छोटे धंधे जो कर रहा है, सबके लिए बैंक में हर तरह की योजनाएं बनी हुई हैं। और आपको अगर बहुत ही छोटा आदमी है, जो मान लीजिए कि जिसको मात्र 5,000 रुपये की ज़रूरत है या 10,000 रुपये की ज़रूरत है, उसके लिए भी स्कीम है। आप बैंक की शाखा में जाकर संपर्क कीजिए, और सिर्फ वो लोन नहीं देंगे बल्कि आपको समझाएंगे भी कि आपको, और उनके लिए जो फॉर्म है वो बिल्कुल एक ही पेज का है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्थानीय भाषा में है वो लिखा हुआ है। जैसे अगर आप मिथिला में जाइए तो वहाँ मिथिला में भी आपको फॉर्म मिलेंगे, जहाँ के मैथिल में लिखा रहता है। तो और बैंक के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप लोगों की सहायता करें, उनको स्कीम के बारे में बताएं, और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करें, जिसके सिर्फ आपको, उसको हैंड होल्डिंग कहते हैं, आपको सिर्फ उनका मेंटर बनना है और उनको बताना है कि आपको, आप ज़्यादा लोन मत लीजिए, आपको ज़्यादा प्रेशर आएगा, तो आपका बिज़नेस जो है वो 10,000 में ही चल सकता है। आप 1 लाख लोन लेकर क्यों ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे? तो ये शिक्षा भी जो है वो बैंक के कर्मचारी अधिकारी जो है देते हैं। और आप देखिए कि वो तो स्टैटिस्टिक्स शो करता है कि MSME में कितना ज़्यादा, अभी देखिए मोदी प्रधानमंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों का स्कीम निकाला है कि जो लोग छोटा मोटा ठेले पर दुकान करते हैं, उनके लिए बैंक में स्कीम बने हुए हैं कि उनको कैसे बैंक से सहायता मिल सकती है। और ख़ासकर ये पेंडेमिक के कारण इतने लोगों का रोज़गार और व्यवसाय जो अफेक्टेड हुआ है, कैसे फिर से उनको व्यवस्थित किया जाए, उनको वापस मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो इसके लिए भी सभी तरह के कार्यक्रम बैंक में चल रहे हैं। सिर्फ लोगों को झिझक छोड़ के बैंक के पास जाना है। कि एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये बैंक से जो पैसा मिलता है वो पब्लिक का पैसा है, हमारा आपका डिपॉजिट का पैसा है। आप लीजिए, व्यवसाय कीजिए, वापस कीजिए बैंक को। अगर आप नहीं देंगे तो फिर ये साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो अगर इसको कहते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जब आप बैंक को पैसा पे नहीं करते हैं तो वो NPA बन जाता है, उसके बाद बैंक को पैसा देने में बाकी लोगों को फिर दिक्कत आती है। तो उसमें भी है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी गलती से नहीं, जैसे अभी पैंडेमिक हो गया, लॉकडाउन लग गया, तो उसके कारण आपका बिजनेस अफेक्टेड है। उसमें भी आपने देखा होगा कि 2020 में दिया गया कि आपको जब जो किस्त जमा करने की जो तारीख थी उसको बढ़ा के 6 महीना और आगे कर दिया गया। इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा लगता था उसको भी बोला कि नहीं लगेगा, अभी बाद में आप दीजिए जब आपका सब चीज़ ठीक हो जाए। तो कहने का मतलब कि परिस्थिति के अनुसार उसको रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। जो आपको पेमेंट करना है, मान लीजिए कि मार्च तक कहा गया कि ठीक है, आपको दिक्कत हो तो आप जून में भी पेमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैंकों का रवैया काफ़ी मतलब इस मामले में फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है। और हर तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो व्यवसायी हैं, छोटे उद्यमी हैं, उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आर्थिक सहायता बैंक से मिले। तो देखिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको अपना कोई व्यवसाय चलाना है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर आप जिस भी बैंक में अपना खाता खोल के रखें वहाँ ज़रूर जाइए और पूरी की पूरी जानकारी लीजिए। बहुत सारी बातें हमारी हुई, लेकिन सर एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपने बहुत तमाम बातें बताई, और स्टूडेंट्स के अगर बारे में बात करें, छात्र छात्राओं के बारे में बात करें, तो आज के छात्र छात्रा वो पुराने पैटर्न पर चलने वाले नहीं रहे कि हमें एक सिंपल सी नौकरी कर लेनी है और पैसे कुछ कमाना है, बल्कि ये कुछ अलग करना चाहते हैं। और अलग करने के लिए सर बैंक की तरफ से कह सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि क्या कुछ और छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए क्या योजना है? जब वो शिक्षा ले रहे हैं तो मान लीजिए कि उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना जो ट्यूशन फीस है दे सकें या हॉस्टल में रह सकें, तो ऐसा सब लोग जानते हैं कि शिक्षा ऋण, जो एजुकेशन लोन बोलते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट टर्म्स में दिया जाता है। जितने भी बैंक है सब ये शिक्षा ऋण देते हैं। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से आप पास कर रहे हैं, उनका टाई अप भी है बैंक से। तो जैसे आप एडमिशन लेंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से भी आप वो ऋण प्राप्त कर सकते हैं। ये तो पढ़ाई की बात हो गई।
और उसमें तुरंत आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें है कि आपकी जब शिक्षा पूरी हो जाए तो जब तक आपको नौकरी न मिले या 1 साल का कूलिंग पीरियड रहता है। ऐसा नहीं कि आप पास करके आज डिग्री लेके निकले और कल बैंक आपके पीछे पड़ गया कि आपने पैसा पे क्यों नहीं किया। तो एक ये बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि जिसको हम लोग कहते हैं कि आप जॉब सीकर नहीं बनिए, जॉब क्रिएटर बनिए। तो आज आवश्यकता है कि हम लोग जब हमारे यंग जनरेशन पढ़ के निकलते हैं तो सबके पीछे, खासकर बिहार में ये सब चीज़ मेंटलिटी है कि नौकरी जल्दी से जल्दी मिलना है और हमको गवर्नमेंट जॉब या कोई इस तरह का जो वेल सेटल्ड जॉब है वो चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी सरकार किसी भी, और इतने बड़े देश के लिए तो संभव भी नहीं है कि सबको जो है वो सरकार जॉब या रोज़गार मुहैया करावे। तो नवयुवकों को खुद ही रोज़गार क्रिएट करना है और उसको हम लोग कहते हैं कि स्टार्टअप। आज आप देखिए विजय शेखर शर्मा जिनका पेटीएम है, सिर्फ 40 साल की उम्र है और 70,000 करोड़ का उनका नेटवर्थ है। उसी तरह से ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी सब स्टार्टअप है। हिंदुस्तान में सैकड़ों स्टार्टअप चल रहे हैं और जिन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिर्फ अपना ही कमाई का जरिया नहीं ढूंढा बल्कि उसमें हज़ारों लोगों को भी कमाई दी है। और स्टार्टअप के लिए बैंक में अलग से स्कीम है। उसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वो भी स्टार्टअप को लोन देते हैं। और ये सब लोग जो हैं ये इसी तरह के बैंकों से आर्थिक सहायता लेकर, और महिलाओं के लिए भी अलग से, कुछ दिन पहले तो भारतीय महिला बैंक था, आपको पता होगा, उसका इसीलिए बनाया ही गया था कि उसमें महिलाओं की ज़्यादा सहभागिता हो। और अभी भी महिलाओं के लिए अलग कार्यक्रम है, उनके लिए इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा सा सॉफ्ट रखा गया है और स्पेशल उनका अलग से है कि सोइंग मशीन है या सैलो है इस तरह का। तो उनको जब भी ये ट्रेनिंग दी जाती है उसके बाद से उनको फिर लोन भी दिया जाता है और फिर अपना वो उससे अपना आय सृजित करके और फिर बैंक को वापस करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इससे बैंकों का ही फ़ायदा है, क्योंकि बैंक को देखिए डिपॉजिट जो है वो बैंक की लायबिलिटी है और लोन जो है बैंक का एसेट्स है। जितना लोन बढ़ेगा बैंक की आमदनी बढ़ेगी और बैंक की आमदनी बढ़ेगी, बैंक ग्रो करेंगे तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और जो हमारे समाज के लोग हैं उनका भी फ़ायदा होगा। क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है। आपके पास आइडिया है लेकिन आपको कैपिटल होना ज़रूरी है। बिना कैपिटल के आप कोई बिज़नेस कर नहीं सकते हैं, वो कैपिटल आपको बैंक मुहैया कराएगा। तो ये जब दोनों आइडिया और कैपिटल मिलते हैं तभी किसी बैंक का किसी बिज़नेस की शुरुआत होती है और वहाँ पर बैंक आपको हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। तो चलिए, बैंक से तो ये हम जान गए कि कितनी सारी सहायता बैंक जो है वो एक आम पब्लिक को कर सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा डिफरेंट हट करके अपने, अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करें, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करें, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाउ डज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन चेंज फिनेंशियल सिस्टम सर? ग्लोबलाइजेशन को अगर हम सिंपल रूप में समझें तो उसका मतलब ये है कि कोई भी राष्ट्र आज के समय में ये नहीं कर सकता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट। अगर किसी के पास ऑयल है तो किसी के पास मिनरल है, तो किसी के पास एग्रीकल्चर है, तो किसी के पास सिर्फ जो है सो टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए इंटरडिपेंडेंस है वर्ल्ड में और इंटरडिपेंडेंस के कारण ही जितने राष्ट्र हैं वो सब एक दूसरे के करीब आए हैं। और हम लोग भी देखिए, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान ऐसे कंट्री के लिए जहाँ की एंटरप्रेन्योर्स बहुत हैं लेकिन हमको टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, हमको कैपिटल का प्रॉब्लम है। तो हम हमेशा FDI FII की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में गरीब देश है तो पैसा बाहर से आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट चाइना का बाद सिर्फ हिंदुस्तानी है जहाँ 130 करोड़ पॉपुलेशन है और किसी भी बिज़नेस के लिए मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। कंजम्पशन कहाँ होगा आप जो प्रोड्यूस करेंगे, तो और टेक्नोलॉजी चाहिए हमको, तो हम टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हैं। आप देखिएगा बहुत शुरू में जब 1980s में मारुति कार जब आई थी तो एक नया टेक्नोलॉजी आया था। उसके पहले की गाड़ियाँ जो थी वो ओल्ड टेक्नोलॉजी की थी और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी आई और यहाँ पर स्टैब्लिश किया और फिर मारुति कार का यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू हो गया। आज के डेट में हुंडई है, आपका जितनी भी गाड़ियाँ वॉक्सवैगन है, सभी यहाँ बनती है हिंदुस्तान में। और जितने भी आप चाहे सोनी लीजिए या सैमसंग लीजिए, सब के कारखाने हिंदुस्तान में खुले हुए हैं। तो कहने का मतलब टेक्नोलॉजी बाहर से आ गई है, उसको हमने आत्मसात किया है और कैपिटल भी आ रहा है। कैपिटल हम लोग भीतर भी फाइनेंशियल इंक्लूजन से हम लोग कैपिटल फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सप्लीमेंटल कैपिटल है वो हम बाहर से FDI FII के माध्यम से ला रहे हैं। तो इस तरह से मतलब दोनों मिलके, और अब देखिए कि हमारा जो कंट्री है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है। हम लोगों ने फ्रांस को भी पीछे छोड़ दिया है जहाँ तक इकोनॉमिक एक्सपेंशन की बात है। और जो प्राइम मिनिस्टर का स्कीम है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी, तो बहुत जल्दी मतलब हम लोग 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ मार्च कर सकते हैं।
अब देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर कहते हैं कि हर चीज़ का डू एंड डोंट होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये जानना जरूरी है कि अभी बैंक जो है हमें बहुत सारी सुविधाएं तो दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी ज़रूरी है, और वो है डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन जो होता है, डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में क्या क्या सेफ गार्ड्स होते हैं सर? क्योंकि डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने से अभी भी काफ़ी लिटरेट पीपल भी हैं, वो डरते हैं। पहले के बैंक में जो ट्रांजैक्शन होते थे वो पेपर ट्रांजैक्शंस थे, सब कुछ दिखता था कि आपके सामने लिखे गए कि खाते में इतने डिपॉजिट हुए, इतने ही हुए। अभी जो है डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको दिखते नहीं हैं, वो साइबर स्पेस में होते हैं। तो उसके प्रोटोकॉल अलग हैं, उसके नियम अलग हैं। तो हमको हर आदमी को अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और उसके जो नियम हैं उसको समझने की ज़रूरत है। उसके बहुत सिंपल नियम है कि हमको अपने जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो दिए गए हैं, जैसे कार्ड का CVV है, उसको किसी को बताना नहीं है। हमारा जो पिन है वो किसी के साथ शेयर न करें। इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID पासवर्ड शेयर न करें। साइबर कैफ़े में जाकर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन न करें। जहाँ पर भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस पर हम बहुत करीब और नज़दीकी निगाह रखें कि कोई हमारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन तो नहीं कर रहा है क्लोनिंग के पर्पज़ से। तो अगर आप ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से कभी भी आपको कोई हानि नहीं हो सकती है। और अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अकाउंट से किसी ने फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन किया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो निर्देश है कि आप 3 दिनों के अंदर में अगर बैंक के निगाह में उस बात को लाते हैं तो बैंक को इंक्वायरी करके और आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। आपको आपका कुछ भी लॉस उसमें नहीं होने वाला है। इसलिए आप डिजिटल ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा सतर्क होने की ज़रूरत है। सतर्क यही करना है कि आपको किसी के साथ अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। अगर वो आप नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिस्टम जैसे आपने देखा होगा KBC में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ये देखिए हमने किया और अमाउंट चला गया, ये पहले कभी होता नहीं था। विद इन नो टाइम आपका जो अकाउंट में डेबिट, क्रेडिट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ट्रांसफ़र सब कुछ हो जाता है। अब बहुत सेफ़ है और बहुत ही समझिए कि ईजी है और हर आदमी इसको कर सकता है। कोई इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा अभी कह सकते हैं कि ज्वलंत मुद्दा जिसको कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, एंड दैट इज़ क्रिप्टो बिटकॉइंस। क्रिप्टो बिटकॉइंस को लेकर के सर आपसे ये जानना चाहूँगी कि इससे अपनी इकोनॉमी को क्या खतरा है, फिर इसको क्यों रेगुलेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे आप अगर रुपया लीजिए तो रुपया जो है वो रिज़र्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और कितने रुपए जारी करने हैं, कितने सर्कुलेशन में रहेंगे, किस डिनोमिनेशन के रुपए रहेंगे, ये सब सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्री का वो निर्धारित करता है। तो उसको पूरा पता है, जो कि देखिए ज़्यादा रुपया हो जाने से फिर वो क्या होगा, मार्केट इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे यहाँ जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखता है कि पैसा कम नहीं हो। कम होगा तो फिर आपका डेवलपमेंट उससे अफेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो प्राइस राइज हो जाएगा। तो एक ऑप्टिमम लेवल पर मनी को रखने की आवश्यकता है। ये चीज़ सिर्फ जो मुद्रा जो केंद्रीय बैंक जारी करता है उसी में संभव है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है इस पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। आप कितनी मुद्रा आप जारी कर सकते हैं, और वो कभी किसी को दिखता भी, वो जो है वो साइबर स्पेस में है। जैसे शेयर आज के डेट में है, अगर आप शेयर खरीदते हैं किसी बैंक का तो शेयर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलता है, आपके अकाउंट पे पता चलता है कि आपने रिलायंस के 10 शेयर लिए, टाटा के 15 शेयर लिए। उसी तरह से क्रिप्टो भी सिर्फ अकाउंट पे आपको दिखेगा कि आपके पास कितने बिटकॉइंस हैं। तो एक तो कॉमन आदमी, जो छोटा आदमी है, उसको जानकारी रखना बहुत मुश्किल है इलेक्ट्रॉनिक के समय में, कि उसको कॉन्फिडेंस कैसे होगा। पैसा अगर आपके पास है, बैंक में पैसा है, बैंकों पर आपका, आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक का नियंत्रण है, भारत सरकार का नियंत्रण है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो के बारे में ये है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं, आप गलत धंधे में पैसा लगा सकते हैं, आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए कर सकते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए कर सकते हैं, कोई कंट्रोल उस पर नहीं है। तो ये जो एक हम लोग का जो डर है वो इसी बारे में है कि इस पैसे का गलत उपयोग हो सकता है, और फिर चूँकि इस पर केंद्रीय बैंक का, रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो कितनी मुद्रा जारी होगी ये पता नहीं चलता है। तो इसीलिए अभी ये निर्णय लिया गया है कि इसको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन लाया जाए, और रिज़र्व बैंक ने खुद अपने दिशा निर्देश में भी कहा है कि रिज़र्व बैंक डिजिटल करेंसी खुद अपनी चलाएगा। तो अगर जिसको इंटरेस्ट है डिजिटल करेंसी में, वो प्राइवेट डिजिटल करेंसी की जगह जो केंद्रीय बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसमें निवेश कीजिए आप,
उसमें आपको पूरी गारंटी मिलेगी। इसमें मान लीजिए कि आज आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया और वो बिटकॉइन बस्ट हो गया, आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आप केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक का जो डिजिटल करेंसी है उसमें अगर लगाएंगे तो वो आपको पूरी गारंटी है कि वो पैसा आप ही के पास रहेगा, वो कहीं जा नहीं सकता है। तो मनोज जी, आज आप हमारे साथ में आए, स्टूडियो में अपना इतना वक्त दिया और इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। धन्यवाद। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा कार्यक्रम जरूर अच्छा लगा होगा। बैंक से जुड़ी तमाम जानकारियां हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की, और अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से बैंक से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के सब्जेक्ट में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।